हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का लास्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है कि एक्चुअली में जो हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल की बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज एक डी डिस्टेंस के ऊपर है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोला था। और उसके अंदर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, उसको हमने पी वेक्टर से डिनोट किया था, जिसको हमने बोला था डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की थी, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेम एनालॉजी यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, मैग्नेट्स के अंदर तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ साउथ पोल का। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, ठीक है, वो क्या था याद करो, Q इंटू डी था। Q मतलब इनका चार्ज इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। ठीक है, तो P वेक्टर था और मैं D वेक्टर बोल देता हूँ, मतलब ये वाला डायरेक्शन है वो D वेक्टर है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज का ही एनालॉजी देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो हम क्या देते हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं, जिसको मैं स्मॉल m से लिखूँगा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो चीज़ चार्ज काम कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, वो पोल स्ट्रेंथ काम करेगा मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, उनकी इक्वल स्ट्रेंथ होगी अगर, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। अगर वो डी डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस या डी डायमेंशन का एक क्या है, हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया है, सिमिलरली हम यहाँ पे जो हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कैपिटल M वेक्टर से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम पोल स्ट्रेंथ इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी डी वेक्टर ले लेता हूँ। डी वेक्टर क्या है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है, तो डी वेक्टर है। तो यहाँ से जो एनालॉजी निकल के आई हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे की एनालॉग हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पे m वेक्टर था और यहाँ पे क्या था, p वेक्टर था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो Q का काम कर रहा था वो यहाँ पे क्या काम कर रहा था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m का काम कर रहा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा वो सिमिलरली यहाँ पे किसका काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट आराम से वहाँ से देख सकते हैं, एनालॉजी लगा सकते हैं। ठीक है, एक मैं कन्वर्जन और बता देता हूँ, उसको याद रखना। ठीक है, जो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1/μ0 से। ठीक है, परमिटिविटी को 1/परमिबिलिटी से रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। अगर अपने को ये एनालॉजी पता है तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर देंगे एनालॉजी लगा के। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में क्या था, कुछ इस तरह से हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज का। ठीक है, तो अगर स्पेस के अंदर, ठीक है, कोई पॉइंट P है, ठीक है, और हमें पता है कि वो अगर R डिस्टेंस से है, ये अगर R डिस्टेंस और पॉइंट P है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन में ER लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये हमारा कुछ E नेट आ जाता है ना। E नेट यहाँ से फाई एंगल बना रहा होता है, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हमें रिलेशन पता है। ठीक है, जो हमारा E नेट यहाँ से निकल के आता है वो क्या निकल के आता है हमारा, वो हमारा निकल के आता है KP डिवाइडेड बाई में R³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1, है ना। थीटा क्या है यहाँ पे, R और P के बीच में डायरेक्शन, ये क्योंकि P वेक्टर है, दोबारा बना देता हूँ यहाँ, ये P वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, और ये R डिस्टेंस है और ये फाई है। तो एक रिलेशन फाई के टर्म्स में और आता है, वो आता है tan phi = tan θ/2। ये चीज़ें हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना। तो ये चीज़ें यूज़ करके क्या हम मैग्नेट्स के केस में निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, K की वैल्यू हम यहाँ पे क्या की थी, K की वैल्यू 1/4πε0 यूज़ की थी ना, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, 4πε0 × R³, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, सेम चीज़ अगर मैग्नेट्स में लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, कि कोई क्वेश्चन में हमें क्या बोल दे, क्वेश्चन में हमें बोल दे कि आपके पास एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ पोल का, तो डेफिनेटली साउथ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ से नॉर्थ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, कैपिटल M वेक्टर। ठीक है, P
पॉइंट है हमारा स्पेस के अंदर जो r डिस्टेंस से है और उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा। इसका मतलब हमारा m वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ठीक है, पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम एनालॉजी यहाँ वाली लगा देंगे। ठीक है, अब क्वांटिटीज़ क्या क्या देखेंगे, बस ये वाला जो फॉर्मूलेज हैं, जो चार क्वांटिटीज़ वो इस तरह से रिप्लेस कर देनी है हमें। जैसे P को किससे रिप्लेस करना है हमें, M से, तो M आएगा ऊपर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को किससे कर सकते हैं, 1/μ0 से। तो म्यू नॉट, अब इसको 1/μ0 करो तो म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, तो ये म्यू नॉट आ गया। 4 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, r³ r तो फिक्स ही है। ठीक है, √3 cos² थीटा, बाकी चीज़ सेम आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा बी नेट निकल के आता है μ0 × m 4 पाई r³ √3 cos² थीटा +1। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, p और m किसी एक कन्फिग्रेशन के लिए फिक्स रहते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ पोल है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो उसके लिए p हमारा m फिक्स रहेगा। सिमिलरली इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा p क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और इसके लिए m फिक्स रहेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो बी नेट हमारा निकल के आया, तो बी नेट हमारा किस डायरेक्शन में निकल के आएगा, जनरल अगर मान लो ये बी आर है और ये बी परपेंडिकुलर है, तो बी नेट हमारा इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। और बी नेट की अगर मैग्नीट्यूड तो ये रहा जो ई नेट का था, और फाई अगर ये एंगल बना रहा है तो सेम रिलेशन ये वाला यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाई एंगल निकालना हो तो कितना आएगा, tan फाई = tan θ/2, अगर ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो मतलब फाई कितना आएगा, tan 1 tan θ/2। वैल्यू जो भी होगी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, जब अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पता है तो हमें ये वाले कन्वर्जन लगाने हैं और सारे मैग्नेटोस्टैटिक्स के जितने पार्ट्स हैं वो कवर अप कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कन्वर्जन ध्यान रखना है, चार्ज को मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से, और हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से, और एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, 1/μ0 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, एक मैग्नेट की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या और कोई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर सकती है। हाँ, तो जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, ये तो एक हेडिंग दे देंगे, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप क्या करेगा, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करेगा। किस तरह करेगा, जैसे कि अगर मैं करंट कैरिंग लूप लूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर देखें, अगर ये करंट कैरिंग लूप है और इसके अंदर आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, अब मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर इसके बढ़ा दूँ, ठीक है, मतलब एक प्रकार का मैं सोलेनोइड बना दूँ इसको, ठीक है, तो देखेंगे कि जो इसके बीच के अंदर, इस स्पेस के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। मतलब जो ये वाला स्पेस है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब सॉरी कांस्टेंट है। ठीक है, पैरेलल भी है और कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। यही सेम केस क्या था, मैग्नेटिक जो मैग्नेट था हमारा बार मैग्नेट, उसके अंदर क्या था, साउथ टू नॉर्थ क्या थी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, पैरेलल थी। ठीक है, और कांस्टेंट थी, है ना। अब क्या है, तो इसलिए हम इस चीज़ को किससे रिप्लेस करते हैं, एक नॉर्थ साउथ पोल से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस सिस्टम को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ कि नॉर्थ और साउथ पोल का एक बार मैग्नेट है, और अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो कैसी आएगी, इस तरह से आएगी हमारी ना, ये बी है। तो सिमिलरली वही बन रहा है हमारा, सेम बन रहा है। मतलब मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो सिमिलरली कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो करंट क्या है, जो इसमें से फ्लो कर रहा है कॉइल में से, और एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, एरिया वेक्टर है उस जो भी ये एरिया कवर अप कर रहा है कॉइल, उसका हम राइट हैंड रूल लगाएंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जो भी वेक्टर बनेगा हमारा, डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, तो उसको हम एन कैप ले लेंगे। तो एरिया वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी एरिया होगा इस कॉइल का इनटू दैट एन कैप। ठीक है, जो भी प्लेन है उसका नॉर्मल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एरिया वेक्टर आ गया। तो अगर इस कॉइल के अंदर एक ही लूप है, एक ही सिंगल जो उसमें टर्न है, तो उसको आई ए से लिखेंगे। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स n है, कैपिटल N नंबर ऑफ़ टर्न्स है इसके अंदर, मतलब एक सोलेनोइड है, तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसको NIA से रिप्लेस करना है अगर हमें। सिंगल टर्न्स के लिए ये है, और n टर्न्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये होगा, कैपिटल N। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर जो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड
जो जनरेट होती है करंट कैरिंग लूप में, सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हमारी नॉर्थ साउथ पोल के एक बार मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर देंगे करंट कैरिंग लूप के लिए। अच्छा, ये करंट कैरिंग लूप तो क्या था, सर्कुलर था। क्या इन जनरल कोई भी शेप हो सकता है? हाँ, कोई भी जनरल शेप का ले सकते हैं हम। इन जनरल हमारा जो शेप होगा, मान लो हमारा अगर रेक्टेंगुलर शेप भी है, कोई भी पॉलीगोनल है या इरेगुलर कोई भी शेप है, अगर उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसमें से आई फ्लो कर रहा है, बस कुछ नहीं, उस जो एलिमेंट है उसका एरिया निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे एरिया वेक्टर की राइट हैंड रूल से। तो जो भी, अगर मान लो इसका एरिया ए है और ये डायरेक्शन एन कैप है, तो इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा, ए इंटू एन कैप। सिमिलरली इसके लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो कोई भी एरिया एलिमेंट है उसके लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस सच दैट कि जो प्लेन कवर कर रहा है उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लो कि सपोज करो अगर कुछ इस तरह से अगर हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और ये भूल जाओ आप, कुछ इस तरह से एलिमेंट है हमारा, ठीक है, तो ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री है। तो अगर हमें एरिया वेक्टर निकालने, कैसे निकालें, फिर क्या करो, अब इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लो। किस तरह से, ये वाले जो नीचे वाला हिस्सा है इसको इस तरह से ट्रीट कर लो और ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से ट्रीट कर लो। क्योंकि करंट अगर मान लो इस तरह से दे रखा है अगर हमें, ठीक है, सॉरी इस तरह से दे रखा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर करंट, क्योंकि ये वाला पार्ट ये और ये है, ठीक है। अब देखोगे जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ फ्लो कर रहा है, और इस वाले में क्या फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखेंगे इस पार्ट में जीरो है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का नेट एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब इसको हम दो इस तरह से एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, दो लूप में, और इन दोनों लूप का निकाल लो एरिया वेक्टर और उनका वेक्टर सम ले लो, ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये प्रॉब्लम देखें, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, करंट कैरिंग कोयल गिवन है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका डायमेंशन ए और बी दे रखा है, और हर पार्ट के अंदर जो उसका ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। आई हमें गिवन है, बस एरिया वेक्टर निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे इसमें, तो हमारा डायरेक्शन क्या आएगा, वाई जेड के अंदर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो मतलब ये डायरेक्शन आएगा एक्स कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमारा एक्स कैप डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, करंट इनटू एरिया वेक्टर, और करंट हमें आई गिवन ही है, तो एरिया वेक्टर मतलब एरिया इनटू एन कैप। तो एरिया कितना है हमारे, ए इंटू बी, और एन कैप डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप, पॉजिटिव एक्स कैप, ठीक है। पॉजिटिव एक्स कैप लिख दो या आई कैप लिख दो, एक ही बात है, तो मैं आई कैप लिख दूँगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, आई ए बी इंटू आई कैप या एक्स कैप, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, तो हमारा इनसाइड द पेज आएगा, मतलब हमारी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की इनसाइड द पेज आएगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसको नेगेटिव जेड कैप लिख दो या नेगेटिव के कैप लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना आएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इंटू एरिया वेक्टर, करंट एरिया कितना है इसका, ए इंटू बी, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप, तो कितना आएगा इसका, माइनस आई ए बी इंटू के कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो हमारे डायरेक्शन क्या आएगा, हमारा कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा एंगल के साथ टिल्ट है। तो अगर हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ एक एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, इन दोनों पार्ट्स में क्या आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसका अपर व्यू देखें तो कैसा दिखेगा हमें, वाई जेड प्लेन है, ठीक है, नीचे तो सॉरी एक्स वाई प्लेन है, एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। तो हमारा जो कोयल था, कोयल हमारा कुछ इस तरह से है, थीटा एंगल के साथ टिल्ट है, ठीक है। अगर हम इस पर, और करंट कैसा फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था, इस पर राइट हैंड रूल लगाया तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो डायरेक्शन क्या आया था उसका, ये कुछ ये डायरेक्शन आया था, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर अपर व्यू देखें तो ये वाला डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो हमें ये रूल पता होना चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट का, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो हमें एक थर्ड वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो सी वेक्टर है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन आएगी सी वेक्टर की। तो जो ए क्रॉस बी है हमें क्या देता है, इस जो इसका एरिया एलिमेंट बनता है ए क्रॉस बी का एरिया इनटू उनकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी हमें क्या देगा, एक प्रकार से एरिया वेक्टर ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी है वो क्या है, एक प्रकार से एरिया वेक्टर ही है।
तो हमें क्वेश्चन आंसर के अंदर एरिया वेक्टर से ही मतलब है, तो हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमें दो वेक्टर्स का वेक्टर पता है, ठीक है। दो वेक्टर्स का हमें क्या पता है, नोटेशन पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हम दो वेक्टर्स कौन कौन से मतलब है हमें, जो हमें एरिया वेक्टर देंगे। मतलब हम मैं अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर निकाल लूँ और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, मान लो इस वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वेक्टर दे देता हूँ और इसको मैं सेकंड वेक्टर दे देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्रॉस सेकंड वेक्टर कर देता हूँ, तो मेरे को थर्ड वेक्टर निकल के आता है, जो रेड कलर में मैंने शो किया, ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को अगर फर्स्ट वेक्टर निकालना पड़े, मतलब जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है हमारा क्या है, ये वाला वेक्टर है। अगर नीचे वाला वेक्टर कंसिडर करें तो उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर नंबर 1, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि इसके दो एक्सिस हैं, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों के कंपोनेंट देख लेंगे, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, इसका डायमेंशन ए डायमेंशन है। तो ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो कितना हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो इस वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये फर्स्ट वेक्टर हुआ। और सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर हमारा जेड एक्सिस की तरफ ही है, ठीक है। और उसका डायमेंशन कितना है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो कितना आएगा, बी इंटू के कैप। दोनों वेक्टर निकल के आए और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा ये थर्ड वेक्टर निकल के आ जाएगा, जिसको मैंने बोला है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमारा एरिया वेक्टर कितना निकल के आएगा यहाँ से, फर्स्ट क्रॉस सेकंड। कैसे निकलेगा, रूल पता है वेक्टर रूल, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर के डायमेंशन कंपोनेंट क्या है, आई कैप वाला ए कॉस थीटा, जे कैप वाला कितना है, ए साइन थीटा, के कैप वाला 0, इसका देखेंगे के कैप वाला ये ओनली बी, और बाकी ये दोनों कितने हैं 0। तो यहाँ से देखेंगे एरिया वेक्टर हमारा कितना निकल के आएगा, जो हमारा एरिया वेक्टर निकल के आएगा, आई कैप दिस इंटू दिस कितना आएगा, ए बी साइन थीटा माइनस 0 माइनस जे कैप दिस इंटू दिस ए बी कॉस थीटा माइनस 0 प्लस के कैप 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये 0 ही आएगा। तो हमारा जो एरिया वेक्टर निकल के आया वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया हमारा, ए बी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, ये हमारा एरिया वेक्टर निकल के आया। तो अब क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, करंट इंटू एरिया वेक्टर, बस इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको करंट से मल्टीप्लाई कितना आएगा, आई ए बी साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब डायरेक्शंस भी देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव की एक्स की तरफ और नेगेटिव की वाई की तरफ। तो वाई का नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स मतलब इस डायरेक्शन में, कुछ रिजल्ट हमारा इस डायरेक्शन में ही निकल के आ रहा है, देखो इसी डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, यहाँ से सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। तो इन जनरल कोई अगर थीटा एंगल से सब्सटेंड कर रहे हैं तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। अगर तो मान लो 30 डिग्री गिवन होता तो 30 पुट कर लो, कोस 30, ठीक है। कोस 30 कितना हो जाएगा, हाफ, और सॉरी साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ, और कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। अगर हमें कोई भी एंगल गिवन है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का जो प्रोसेस रहेगा हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये दोनों केस तो सिंपल थे, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आ रही थी वो एक्सिस के अलॉन्ग ही रही थी। यहाँ पे क्या था, कुछ एंगल थीटा के साथ टिल्ट है, तो हमें ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मतलब एक्सटर्नल फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है स्पेस के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल बोल दो या करंट कैरिंग लूप, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैंने बोला था करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल के थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप करंट कैरिंग लूप, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वही देखना है हमें। तो मान लो कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप है कुछ इस तरह से है, ठीक है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा करंट, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके ऊपर तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे हम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा भी है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट कैरिंग लूप हो तो उसके हर पार्ट पे जो फोर्स लगेगा तो V क्रॉस B से निकाला था ना हमने, फोर्स V क्रॉस B, ठीक है, या L क्रॉस B बोल दो, ठीक है। तो अगर हमारा ये I है, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो V क्रॉस B लगाएंगे तो फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सिमिलरली यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। L क्रॉस B ILB जो फॉर्मूला था L क्रॉस B, ठीक है। तो अगर ये लेंथ, ठीक है, अगर लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, तो इस तरह से फोर्सेज आएंगे, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। अगर मान लो इसके डायमेंशन कुछ अलग अलग हैं, अगर मान लो A डायमेंशन का है
ठीक है, और ये बी डायमेंशन का है, तो ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये वाला एफ डैश एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना। तो यहाँ पे जो एफ नेट निकल के आ रहा था हमारा, हमने चेक भी किया था, वो 0 आ रहा था। हमने एक स्टेटमेंट पिछले लेक्चर में देखा भी था कि अगर हमारा क्लोज करंट कैरिंग लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एक पॉइंट उसमें लिखा था कि करंट कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा ही जो फोर्स नेट आएगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क मैं बता देता हूँ टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब टॉर्क क्या होता है, अगर कोई सेंटर ऑफ मास हमारा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर ये हमारा कोई भी लेंथ है, मान लो लेंथ का ऑब्जेक्ट है, उसका कोई सेंटर ऑफ मास है, तो अगर उस पर जैसे इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाला फोर्स, ठीक है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, ठीक है, और मान लो इस पर ये फोर्स लग रहा है तो इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो मतलब दो फोर्सेस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ, तो वहाँ क्या डेफिनेटली एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क एक प्रकार से क्या रोटेशनल फोर्स है, ठीक है, रोटेशनल एनालॉजी है ट्रांसलेशनल फोर्स की। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि टॉर्क का एक चीज़ और नोटिस कर लो, टॉर्क हमेशा तभी लगता है जब हमारे फोर्स क्या हो, एक दूसरे के साथ एक लाइन में नहीं हो। ठीक है, मतलब जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो जहाँ डिफरेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होगा वहाँ डेफिनेटली क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। तो यहाँ लाइन ऑफ एक्शन देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है और यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो डेफिनेटली जो टॉर्क है वो 0 लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो, सिमिलर ये भी देख सकते हो, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस और इसके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एक ही लाइन पे है, और इन दोनों के बीच में भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलरली आप होमवर्क दे देता हूँ एक छोटा सा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लो आप, करंट की डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, अब बताओ कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा। यहाँ पे फोर्स और टॉर्क दोनों 0 लगेंगे इस केस के अंदर। ठीक है, तो आप ये ट्राई करके देखना। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारी क्या इनसाइड द जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है, अगर इसके अंदर ही हमारी कोयल रखी है, उसके पैरेलल रखी गई है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ना, यही है। अगर मैं इस कोयल का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, एरिया वेक्टर इनटू आई, है ना, तो एरिया वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन देखे तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज मतलब ये, तो इसका मतलब यही इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है और यही इसका क्या है बी की डायरेक्शन है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, एम और बी एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल था तो उस टाइम में क्या था, हमारा जो फोर्स लगा था वो कितना लगा था, 0 लगा था, और टॉर्क कितना लगा, 0 लगा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे कि जो m है, m की डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी, देखा आप निकाल के देखना, और b की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, मतलब b ये है और m ये है, अगर अपोजिट होगा तो भी हमारा फोर्स 0 आएगा और टॉर्क 0 आएगा। दो चीज़ें निकल के आई, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक मोमेंट किसके साथ, फील्ड के साथ में, तो हमारा टॉर्क और फोर्स दोनों क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं लगे, थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे किस तरह से, कि अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारी कुछ इस तरह से, जिसको मैंने इनसाइड द पेज लिया और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। अब क्या किए हम, जो हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस तरह से डॉटेड फॉर्म में शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इस एक्सिस के अलोंग, तो ये एक्सिस है, इसके अलोंग थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने। तो टिल्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखा, मतलब इनिशियल पोजीशन के साथ में अगर ये क्या रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन क्या आउटसाइड द पेज आ गया और वो वाला पोर्शन क्या इनसाइड द पेज चला गया, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब फोर्सेस देखो इसके ऊपर, अब अगर आप फोर्सेस लगाओगे और करंट की डायरेक्शन वही सेम रखो, ये करंट की डायरेक्शन आई है। ठीक है, मैंने ये किसको रोटेट किया है, इस वाले पार्ट को रोटेट किया है, रोटेट करने के बाद थीटा एंगल से रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्सेस देखो, इस पार्ट पे फोर्स क्या है, यहाँ लगेगा, इस पार्ट पे फोर्स यहाँ लगेगा, इस पार्ट पे जो फोर्स आप देखोगे तो यहाँ लगेगा, इस पार्ट पे फोर्स यहाँ लगेगा। तो इन दोनों फोर्सेस को जो मैंने एफ डैश बोला था, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, तो इनके कारण टॉर्क नहीं लगेगा। तो एफ डैश के कारण जो टॉर्क लगेगा वो नहीं लगेगा, टॉर्क 0 होगा। ठीक है, लेकिन एफ है उसके साथ कितना टॉर्क लगेगा, वो लगेगा, क्योंकि जो ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बन रही है, मतलब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, एफ का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, और लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क यहाँ पे इस कंडीशन में लगेगा। ठीक है,
तो आप देखोगे यहाँ पे जो फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये वाला फोर्स इसको इनिशियल पोजीशन पे वापस ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब मैं इसको अगर थीटा एंगल से रोटेट करूँगा इसको, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो इसकी स्टेबल पोजीशन थी, और अब मैं थीटा एंगल से इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये वापस इनिशियल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है और ये फोर्स यहाँ लग रहा है, इसको रोटेशनली इक्विलिब्रियम कर रहा है, रोटेशनली इसको क्या कर रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देख भी सकते हो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला पार्ट इधर आने की कोशिश करेगा, ये वाला पार्ट इधर जाने की कोशिश करेगा। मतलब इनिशियल जो पोजीशंस थी इसकी वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कराता हूँ, मतलब अगर मेरा थीटा अगर पॉजिटिव है तो मेरा जो टॉर्क है वो नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मेरी थीटा की डायरेक्शन मान लो, क्योंकि मेरे थीटा की डायरेक्शन ये थी, तो मेरी जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या है, जस्ट इसकी अपोजिट। इसीलिए इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। कि मतलब हमेशा ही जो कोयल है अपनी स्टेबल पोजीशन क्या थी, एम और बी एक दूसरे के साथ क्या थे, सेम डायरेक्शन के अंदर बना रहे थे, मतलब इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है वो क्या है, एक प्रकार से रीस्टोरिंग टॉर्क है। इसको और क्लियर समझने की कोशिश करेंगे हम। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने के लिए कैसे करेंगे, अगर हम इसका अपर व्यू देखें, मतलब अगर हमारी आई यहाँ पे है और हम इसका अपर व्यू देखें, ठीक है, तो इसका अपर व्यू अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा अगर हमें, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कैसी दिखेगी, हमें कुछ इस तरह से दिखेगी, यूनिफॉर्म है ना, बी वेक्टर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर जो हमारी इनिशियल पोजीशंस थी, इनिशियल पोजीशन को डॉट डॉट से शो किया था मैंने, तो ये डॉट डॉट से शो कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो मैंने जो लेंथ ली थी यहाँ पे, ठीक है, अगर ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये मेरी लेंथ b है और ये लेंथ मेरी क्या है, a है, ऐसा मान लो। ठीक है, अगर ये लेंथ a है तो ऊपर से मैं देखूँगा तो मेरे को ये लेंथ a ही दिखेगी, ये वाली लेंथ a, तो ये वाली इनिशियल लेंथ a थी। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, b पे लग रहा है, ध्यान रखना, फोर्स लग रहा है b पे, और a वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो तो कोई रोल नहीं कर रहा टॉर्क में प्ले। जो फोर्स b वाला लग रहा है वही हमारा, जो fb बोल देता हूँ जिसको, वही हमारा क्या कर रहा है, टॉर्क में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वाला डायमेंशन है वो b है और ये वाला डायमेंशन क्या है, a है। ठीक है, अच्छा, अब क्या मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो थीटा एंगल पे रोटेट करने के बाद हमें जो अपर व्यू देखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मतलब पहले जो करंट फ्लो कर रहा था इस वाले पार्ट के अंदर, वो फ्लो कर रहा था इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में, अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन यही है, लूप का अपर वाला पोर्शन है, और अपर वाले पोर्शन का जो फोर्स है उससे टॉर्क नहीं हो रहा, टॉर्क आ रहा है जो साइड वाला पोर्शन है, जो हमें दिख नहीं रहा ऊपर से, ये वाला पोर्शन है, इससे ही टॉर्क आ रहा है। ठीक है, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, जो मैंने फोर्सेस शो किए थे, वो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो दोनों की सेम है, ILB, है ना। जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, करंट इनटू जिसकी लेंथ थी वो कितनी थी, स्मॉल b, IL इंटू b मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये भी फोर्स लग रहा है कितना, IL, L कितनी है, b इंटू b, ठीक है, स्मॉल b इंटू कैपिटल B, ये हमारा फोर्स लग रहा है। और मैंने क्या बताया, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा जो फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसका जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, ये है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, आप तो ये एक काम कर सकते हो, एक सिंगल फोर्स लो और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है। मतलब टॉर्क क्या बोल सकते हो, फोर्स इंटू, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंटू इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब ये जो x डिस्टेंस है उसको ये ले लो, एक ही बात है, f इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, x क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों के बीच की, एक ही चीज़ है। या फिर ये लिख सकते हो, सेंटर वाल जो सेंटर ऑफ मास है उससे टॉर्क देखोगे तो इस वाले फोर्स का अलग और इस वाले फोर्स का अलग, दोनों का एडिशन करोगे तो भी एक ही चीज़ आएगी हमारी। तो सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो कितना आएगा, f इंटू x/2 प्लस f इंटू x/2। डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है हमारी r क्रॉस b, ठीक, r क्रॉस f। ठीक है, r क्रॉस f क्या होता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। r क्रॉस f क्या होता है, r होता है सेंटर ऑफ मास से हमारा जो वेक्टर है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट के ऊपर, ये अगर वाला पॉइंट है और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाला क्या है, r वेक्टर है, और ये वाला f है। तो r क्रॉस f देखेंगे तो इनसाइड द पेज जाएगा हमारा ना, इनसाइड द पेज जाएगा। तो टॉर्क हमारा किस डायरेक्शन के अंदर, इनसाइड द पेज है। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, इनसाइड द पेज है। टॉर्क को हम भले ही इस तरह से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से, लेकिन जो अगर टॉर्क वेक्टर की बात करें तो हमारी डायरेक्शन होगी r क्रॉस f, ये ध्यान रखना, r क्रॉस f, ये हमें क्या बताएगा, टॉर्क की डायरेक्शन। तो हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालें, क्या आएगा, इनसाइड द पेज आएगी। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो इनसाइड द पेज आएगी, मतलब यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, ये वाली टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वेक्टर।
और यहाँ क्या आएगी टॉर्क की डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है, इनसाइड द पेज। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये लगा लो चाहे ये लगा लो, बात एक ही है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, आएगा यही एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, आई इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक्स, ठीक है। तो ये कितना है, अगर ये वाली जो डिस्टेंस मैंने कितनी बोली थी, बी बोली थी ना, ये वाली डिस्टेंस बी है, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर इन दोनों के बीच में अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगी ना। अगर इसको देखो b/2 तो ये b/2 साइन थीटा, ये b/2 तो ये b/2 साइन थीटा, ठीक है। तो वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी ये थीटा नहीं है, थीटा ये है हमारा, ये थीटा नहीं है क्योंकि इनिशियल के साथ में जो ये एंगल बना रहा है वो थीटा है हमारा, ठीक है। तो कि साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा यहाँ पे आएगा जो अगर ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए है, तो ये कितना आएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा शो करके दिखाऊँ आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, आपको दोबारा क्लियरली शो कर देता हूँ कि हमारी ये फोर्सेस की हैं और उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये जो इनिशियल डिस्टेंस थी हमारी, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस ए थी, ठीक है। तो हमारा जो पहले जो फोर्स लग रहा था हमारा जो ये, अब हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी कितनी है, a/2 है, तो a/2 साइन थीटा, ये a/2 है तो a/2 साइन थीटा, तो नेट कितना होगा, a साइन थीटा, है ना। तो a साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना, a साइन थीटा, कितना आएगा हमारे से ऐसे, आई बी इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू कैपिटल बी। तो हमें एरिया कितना है इस कोइल का, ए इंटू बी, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी को तो हम एरिया लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो टॉर्क आया वो कितना है, आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और थीटा क्या है हमारा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एरिया इंटू करंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको एम से डिनोट करते हैं, तो कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अब बताओ एम क्रॉस बी आएगा या बी क्रॉस एम आएगा, वो चीज़ देखना है, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट है तो साइन थीटा को वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, हमें क्या है टॉर्क देखना, आर क्रॉस एफ लगाया तो आर क्रॉस एफ तो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो एम क्रॉस बी कैसे आ रहा है, एम क्रॉस बी आएगा, बी क्रॉस एम आएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा एम क्रॉस बी आएगा। मैं अभी शो भी करूँगा आपको एम क्रॉस बी क्यों। तो हमने ये चीज़ देख ली कि टॉर्क एम क्रॉस बी होगा, एम बी साइन थीटा होगा, है ना, एम बी साइन थीटा होगा, लेकिन हमें एम क्रॉस बी चेक करना है, ये एम क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस एम होगा, ये चीज़ चेक करना है ना, क्योंकि हमें वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन थीटा है वहाँ पे। तो अगर हम टॉर्क देखें आर क्रॉस एफ वाले पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अगर इस पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास है और ये हमारा क्या है आर है और ये हमारा एफ है, तो आर क्रॉस एफ लगाएंगे तो इनसाइड द पेज आएगा। तो हमारा जो टॉर्क आया है यहाँ पे इनसाइड द पेज आया है। अगर हम इस वाले व्यू में देखें तो हमारी ये टॉर्क की डायरेक्शन ये है, अगर ये वाला व्यू देखें हम तो टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग इनसाइड द, यहाँ पे ही आया टॉर्क, ठीक है। तो हम देखेंगे एम क्रॉस बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी क्रॉस एम सेटिस्फाई कर रहा है, आर क्रॉस एफ तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको हमने क्या था, कोइल की फॉर्म में शो किया, अब हम क्या करते हैं इसको एम वेक्टर की फॉर्म में शो करते हैं। किस तरह से, कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है हमारा, ये है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारा क्या था, कोइल ऐसे था, तो इसका कोइल का अगर हम करंट के डायरेक्शन अगर नीचे की डायरेक्शन में है हमारी, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये थी, तो मैग्नेटिक अगर हम इसके अंदर राइट हैंड रूल लगाएं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था, इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट, और हमने चेक भी किया था, इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बी के अलोंग ही था, क्योंकि जो इनिशियली हमारा क्या था, इनिशियली हमारा एम वेक्टर था वो बी वेक्टर के अलोंग था। हमने बोला था थीटा जीरो बना रहा है, तभी हमारा टॉर्क और फोर्स जीरो लग रहा था, अलोंग पैरेलल और एंटी पैरेलल जीरो लग रहा था ना, तो इनिशियल पैरेलल वाला केस लिया था। तो मतलब इनिशियली हमारा जो एम था, एम वेक्टर था, वो कुछ इस तरह से था, एम वेक्टर, है ना। तो मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, तो इनिशियली हमारा कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो ये इनिशियली था, और फाइनल क्या हो गया हमारा, तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ, थीटा एंगल बना लिया। थीटा कैसे बना लिया, ये कुछ इस पहले ही ऐसे था, अब ये ऐसे टिल्ट किया, तो ऐसे टिल्ट करेगा तो नॉर्मल इसका कैसा होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर पहले क्या था, पहला अगर ये कोइल थी, ठीक है, और उसका जो मैग्नेटिक वेक्टर था ये इस तरह था, ठीक है। अब ये कोइल क्या होगी, इस तरह से टिल्ट करेगी, तो मैग्नेटिक वेक्टर तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अगर ये कोइल थीटा एंगल से टिल्ट करेगी तो डेफिनेटली ये वाला भी कितना टिल्ट करेगा, थीटा एंगल से टिल्ट करेगा ना। तो ये इनिशियल के साथ में अगर इनिशियली एम वेक्टर है तो अभी ये क्या हो जाएगा, एम डैश वेक्टर हो जाएगा, और कितना एंगल बनाएगा, थीटा वेक्टर बनाएगा, है ना। तो अगर एम आई है और ये एम फाइनल है, एम एफ, तो ये इनिशियल के साथ फाइनल कितना बनाएगा, थीटा एंगल, अगर हमारी कोइल थीटा एंगल से रोटेट की। तो अगर कोइल थीटा एंगल से रोटेट की है हमारी
ये क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो एम वेक्टर है वो भी कितना रोटेट करेगा, थीटा एंगल से रोटेट करेगा, है ना। पहले ऐसे था, अब कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा सच दैट कि ये कॉइल के परपेंडिकुलर ही रहे, है ना। तो हमारा जो पहले इनिशियली ये था, अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी हमारा एम वेक्टर हो जाएगा और ये एंगल क्या बनाएगा, इनिशियल वाले के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। अब देखो एम क्रॉस बी कैसा आ रहा है, अब हमारा एम ये आ रहा है, बी ये आ रहा है। तो एम क्रॉस बी देखेंगे तो इनसाइड द पेज आएगा, और बी क्रॉस एम देखेंगे तो आउटसाइड द पेज आएगा, है ना। लिख लेते हैं इसे, एम क्रॉस बी तो आएगा हमारा इनसाइड द पेज टॉर्क, और बी क्रॉस एम आएगा हमारा आउटसाइड द पेज। और हमें कौन सा लेना है, इनसाइड द पेज, जो हमारा आर क्रॉस एफ सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमारा कौन सा सेटिस्फाई करना चाहिए, एम क्रॉस बी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हमारा यहाँ एम क्रॉस बी आया है, ठीक है। तो ये वाला नोटेशन आपको ज़्यादा ईजी रहेगा देन कंपेयर आप ये शो करो, ठीक है। आप मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में ही इसको शो कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है, इसको एम बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो चाहे। तो एम बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखते हो एरिया इंटू करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर हमें करंट और उसके एरिया वेक्टर, अगर एरिया गिवन है कोयल का और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स एन लूप्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स एन दे रखे हैं, काफ़ी सारे लूप्स हैं, ठीक है, तो हम इसको एन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। और रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब मैंने क्या बताया था, ये हमेशा फोर्स क्या करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये वाला जो टॉर्क है, ये वाला ये हमेशा इनिशियल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। कोशिश कर मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो पहले वाली पोजीशंस थी, ये वाली पोजीशन थी, ये मैक्सिमम स्टेबल थी। तो स्टेबल वाली पोजीशन क्या होगी हमारी, जब बी और एम क्या होंगे, थीटा कितना होगा उन दोनों के बीच में, जीरो। बी और कैपिटल एम वेक्टर के बीच में जो एंगल कितना होगा, जीरो होगा, तब हमारी क्या होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। क्या होगी, स्टेबल कंडीशन। उस टाइम में टॉर्क कितना होगा हमारा, जीरो, फोर्स भी कितना होगा, जीरो। तो टॉर्क हमारा उस कंडीशन में कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, जो हमने इनिशियल कंडीशन ली थी। तो यहाँ से देख भी सकते हो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो टॉर्क हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो जब हमारा बी और एम वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, जब हमारा टॉर्क आई ए बी, या इसको बोल सकते हैं एम बी, एक ही बात है। तो हम जब मैग्नेटिक जो हमारा टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और मिनिमम कब होगा, जीरो होगा, जब थीटा जीरो बनाएगा। अच्छा, जब थीटा 180 डिग्री बनाएगा, मतलब ये वाला केस क्या था, ये वाला केस तो था जो एम और बी सेम डायरेक्शन के अंदर हो, ये केस क्या था, बी और एम के बीच में 90 डिग्री हो। अच्छा, और कौन सा केस बन सकता है, जैसे इसके अंदर मान लो ये बी है, ये बी डायरेक्शन यही है, और एम वेक्टर क्या हो, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, मतलब बी और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री केस में क्या होगा, साइन 180 जीरो होता है। सिमिलरली इस केस के अंदर भी टॉर्क हमारा जीरो आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारा टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, जीरो, जब थीटा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो तीन केसेस बना लिए, थीटा जीरो, 180 डिग्री पे टॉर्क जीरो, और थीटा 90 पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टेबल पोजीशन होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टेबल नहीं होगा, हम चेक करेंगे अभी कि ये सबसे अनस्टेबल पोजीशन होगी 180 डिग्री वाली, वो हम अभी हम चेक करेंगे। तो हमारा टॉर्क कितना लगा डाइपोल पे, एम क्रॉस बी, डायरेक्शन निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो क्रिटिकल केसेस देखे थे, टॉर्क मैक्सिमम कब था, जब हमारा थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब हमारा बी वेक्टर और एम वेक्टर क्या हो, 90 डिग्री बना रहे हो, है ना। और टॉर्क मिनिमम कब होता था हमारा, जब हमारा थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, या थीटा 180 डिग्री हो। इसका मतलब हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कुछ, और हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ इस डायरेक्शन है, यहाँ थीटा 0 है और यहाँ थीटा 180 है, पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में टॉर्क मिनिमम होगा, और 90 डिग्री केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। लेकिन मैंने बोला था स्टेबल कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 ही होगा। ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो टॉर्क है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है ताकि ये इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, है ना, और टॉर्क की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन है, ठीक है, रोटेशनल फॉर्म में देखें तो वर्क डन हमारा टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है, ये हमारा डी डब्ल्यू वर्क डन है। और इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अगर हम थीटा 1 से थीटा 2, मतलब इसको इनिशियल एंगल थीटा 1 है और इसको थीटा 2 से रोटेट करें तो हमारा मान लो वर्क डन डब्ल्यू होता है। तो इस केस में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा,
तो cos थीटा माइनस के साथ में और थीटा 2 और थीटा 1, ठीक है। तो इसकी सोल्व करेंगे, कितना आएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा वर्क डन होगा अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 इसको रोटेट कराऊँ। मतलब इसको मैं शो कर देता हूँ, अगर हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारा इनिशियली पोजीशन ये है जिसको मैं, ठीक है, थीटा 1 बोल देता हूँ, और इसके बाद में ये इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अगर ये थीटा 1 है और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ये, ठीक है, ये थीटा 2 है, एंगल बना रहा है, ये थीटा 2 है, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया, तो इसको इस यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन ये है हमारा, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला था कि सबसे स्टेबल पोजीशन क्या होगी, जब थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तो मतलब स्टेबल से अगर मैं कोई भी पोजीशन के अंदर लेके जाऊँगा तो मैं उतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे थीटा 0 से कितना, अगर मैं थीटा 0 से थीटा इनिशियल वैल्यू, थीटा इनिशियल थीटा 1 को 0 ले लूँ और थीटा 2 को इन जनरल थीटा ले लूँ, तो मुझे स्टेबल पोजीशन से कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, एम बी कॉस 0 1 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, याद ही नहीं करना, अगर आपको ये पता है तो थीटा की वैल्यू 0 रखो और ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आया हमारा वर्क डन, ठीक है। हम थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करेंगे तो इतना, तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है, हम निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू आई इंटू एरिया भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वर्क डन होता है, क्योंकि हमारी जो स्टेबल पोजीशन है वो 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या है, जो हमारी 90 डिग्री पोजीशन है जिसमें हमारा क्या आ रहा है, टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, अगर वहाँ से मैं थीटा दोबारा रोटेट करूँ, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी पोजीशन ये है, मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल है, मैं इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, और थीटा 1 कितना है हमारा, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, अब मैं इसको रोटेट करके थीटा 2 पे लेके जाता हूँ, ठीक है, और थीटा 2 मेरा इन जनरल थीटा मान लो, तो हमारा जो वर्क डन होगा उसको मैं बोलूँगा वर्क डन स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही डेफिनेशन है टॉर्क के अंदर। इसका मतलब मेरे को जो फॉर्मूला है वर्क डन को मैं यू तब बोल सकता हूँ जब मेरा थीटा 1 क्या हो, 90 डिग्री हो, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, कोस 90 0 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा 2 को थीटा कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस एम बी कोस थीटा। ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है माइनस एम बी कोस थीटा, और एम बी कोस थीटा, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ, कितना आएगा, माइनस एम क्रॉस बी, एम डॉट बी, सॉरी, है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो एम डॉट बी का माइनस के साथ साइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं थीटा 190 से इन जनरल थीटा इसको रोटेट करवाऊँ तो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिनोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना आपने, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, कोस थीटा है, कोस 0, अगर कोस 0 करूँ तो 1 आएगा, माइनस एम बी आएगा, तो कोस जो मिनिमम वैल्यू है हमारी माइनस एम बी होगी, वो किसके केस में होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री केस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब थीटा जब हमारा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब जब हमारा एम और बी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो एम और बी अगर हमारे एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस एम बी होगी, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्टेबल। ये चीज़ तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी अगर मिनिमम होगी तो हमारी वहाँ के सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी, जब यू मिनिमम होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थीटा क्या बना रहे होंगे, 0 डिग्री बना रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, यू मैक्स कब होगा, यू मैक्स होगा पॉजिटिव एम बी, यही होगी एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 ही जा सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस एम बी हो सकती है, और वो थीटा की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होती है, ये मैं फर्स्ट केस बना देता हूँ, ये सेकंड केस बना देता हूँ, केस 1 और ये केस 2। तो केस 2 मैक्सिमम वैल्यू कब होगी पोटेंशियल एनर्जी की, जब वो एंगल कितना बना रहा होगा, 180 डिग्री में बना रहा होगा। मतलब हमारा जो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो हमारा एम किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और 180 डिग्री बना रहा होगा, उस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और 0 की कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 को ना तो हम मैक्सिमम बोल सकते हैं ना मिनिमम बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच की एनर्जी है, ठीक है, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे है, ठीक है, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट बोला था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। तो आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताओ जब, अगर मान लो थीटा 1 दे रखा है और थीटा 2 दे रखा है, तो अब कुछ नहीं, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो वहाँ से, माइनस एम बी कोस थीटा, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस एम बी कोस थीटा या माइनस एम बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। और वर्क डन का फॉर्मूला थीटा 1 से थीटा 2 निकालने के लिए ये वाला एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, या ये भी पूछ सकता है कि थीटा 0 से लेके थीटा तक कितना वर्क डन लगाना है, तो एम बी 1 माइनस कोस थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, यू मिनिमम और यू मैक्स वाली चीज़ भी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारा टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमारा एक प्रकार से जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं इस रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे को क्योंकि ये जो m है ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन 0 पे आने की कोशिश करे पड़ेगा। अगर मैं इस थीटा को अगर मैं इसके वर्क डन करना पड़ेगा, तो मेरे को इस रीस्टोरिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को अगर मैं इस जो डाइपोल है इसको मैं रोटेट कराऊंगा जस्ट इसके स्टेबल पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में, तभी हम वर्क डन पॉजिटिव कर पाएंगे। यहाँ से आप देख भी सकते हो आप ये चीज़, ठीक है, कि पॉजिटिव वर्क डन आपका तभी होगा जब इनिशियल वैल्यू होगी वो आपकी स्टेबल पोजीशन होगी, ठीक है। या अगर आप उसको स्टेबल पोजीशन के जस्ट अपोज अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप वर्क डन क्या कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो टॉर्क का कंसेप्ट एक प्रकार से रोटेशनल फोर्स का ही हो गया, ठीक है, जो हमें रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, आप जिसको याद भी कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको शो करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। वो हमारा आएगा यहाँ पे ऑसिलेशन का। कैसे ऑसिलेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं इनिशियल पोजीशन से स्मॉल थीटा एंगल बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ये तो थीटा काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं इनिशियल पोजीशन से बिल्कुल स्मॉल थीटा एंगल बनाता हूँ, उसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ से मैंने रिलीज़ कर दिया, तो अब क्या करेगा ये टॉर्क वापस क्योंकि टॉर्क रिस्टोरिंग फोर्स है, तो टॉर्क लगेगा तो ये यहाँ पे वापस आएगा, और वापस आने के बाद ओवरशूट करेगा, यहाँ आएगा, फिर ये वापस जाएगा। इसका मतलब ये इस पोजीशन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है ना। पूछ लेता है कई बार कि अगर हमें स्मॉल थीटा गिवन है, ठीक है, तो हमें एसएचएम अगर होगा तो उसके हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस एसएचएम की। तो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप याद ही रखो, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ से एसएचएम की निकल के आएगी, ठीक है, वो हमारी निकल के आएगी 2 पाई, ठीक है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो या टाइम पीरियड बोल दो, ठीक है, मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में बोल देता हूँ। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई, ठीक है, रूट आई अपॉन एम बी। एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ टाइम पीरियड निकल के आएगा। अगर स्मॉल थीटा एंगल से इसको मैं रोटेट कर दूँ तो ये आएगा। तो ये चीज़ आप एनालॉजी भी देख रहे हो किसके साथ में, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था, जब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करता हूँ स्मॉल एंगल थीटा पे, तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड निकल के आ रहा था एसएचएम का। तो वहाँ जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा था वो 2 पाई रूट आई अपॉन पी ई निकल के आ रहा था, याद करो। तो मैंने बोला था पी की एनालॉजी एम के साथ है, ई की एनालॉजी बी के साथ है। क्वांटिटी बताई थी ना, एम और पी की, ई की और बी की, है ना, बी और ई की, ठीक है, वही चीज़ है। रिप्लेस कर दोगे तो वहीं से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला है, आप याद भी रख सकते हो। बाकी इसको डेराइव करना है तो काफ़ी सिंपल है। डेराइव कैसे कर सकते हो इसको, कि अगर मैंने स्मॉल थीटा ऐसे इसको रोटेट किया तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, एम बी साइन थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि थीटा स्मॉल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर जाऊँगा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से, है ना। तो टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू अल्फ़ा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, तो कितना आएगा, एम बी इंटू थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड बेस में। तो यहाँ से ओमेगा कितना निकल के आएगा, अंडर रूट एम बी बाई आई, है ना। यही बोल रहा था मैं, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट एम बी बाई आई आएगी। तो हमें टाइम पीरियड निकालना आता है, या टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा करोगे तो आपका यही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो ओमेगा भी नहीं पूछ सकता है कई बार, अंडर रूट एम बी बाई आई, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वाला, ठीक है। तो स्मॉल ऑसिलेशन के आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट है, ठीक है। तीनों पार्ट में हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। और ये जो प्रॉब्लम आप देख भी रहे हो, जो मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट में कराई थी, वैसी सेम प्रॉब्लम है तीनों पार्ट, ठीक है। तो बस क्या है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जेड डायरेक्शन के अंदर एक, ठीक है, बी इंटू के कैप, जो जेड डायरेक्शन में है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है। तो अब हमें टॉर्क निकालना है।
तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हमें, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m क्रॉस b। m हमने निकाल ही लिए थे पिछले क्वेश्चंस में और b हमें पता ही है, तो m हम जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा i j k, ठीक है, तो ये ट्रिक है ना। इसका मतलब i क्रॉस j कितना होता है, k कैप होता है, i j k होता है, j k i होता है और k i j होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्शंस हैं वो कुछ एरो इस तरह से है, और बाकी ऑप्शंस बचेंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे जस्ट। जैसे कि i क्रॉस अगर मेरे को k निकालना हो, अगर मैं इस एरो के अपोजिट जाता हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना। और i क्रॉस i कितना होगा, 0 होगा, तो ये चीज़ हमें पता ही है वेक्टर प्रोडक्ट में, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा इसमें यूज होगा। तो अब क्या है, टॉर्क m क्रॉस b होगा, ठीक है। m कैसे निकालेंगे, हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा भी है, ठीक है। तो इसका अगर हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, m की डायरेक्शन i कैप में आएगी, पॉजिटिव i कैप में, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, m की वैल्यू आएगी हमारी, m वेक्टर की वैल्यू i इंटू एरिया कितना है a b और a i कैप, है ना। तो सिमिलरली b की वैल्यू कितनी है, b इंटू k कैप, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, m क्रॉस b कितना आएगा, i a b i कैप क्रॉस b इंटू के कैप, ये आएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लेंगे, कितना आएगा, आई ए बी कैपिटल बी इंटू आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के कितना आएगा, तो यहाँ से देखेंगे आई क्रॉस के जस्ट इस एरो के अपोजिट जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के कितना आएगा, जे कैप लेकिन नेगेटिव के साथ में, है ना। तो यहाँ से आई क्रॉस के कितना आएगा, जे कैप विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस आई ए बी इंटू नेगेटिव जे कैप, ठीक है, प्लस का आएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस आई ए बी कैपिटल बी इंटू जे कैप, मतलब जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव की साइड आएगा, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जो टॉर्क है हमारा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी टॉर्क की डायरेक्शन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। और वैल्यू कितनी होगी, आई ए बी, इसका मैग्नीट्यूड मतलब आई इंटू एरिया ए बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो इसको बताता हूँ मैं कि अगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, इसकी डायरेक्शन देखो तो क्या आएगी, इनसाइड द पेज ये नेगेटिव के कैप, है ना, नेगेटिव के कैप आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे आप, यहाँ से क्या आएगा, आई ए बी इंटू माइनस के कैप, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारी, बी इंटू के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एम क्रॉस बी, तो कितना है, के क्रॉस के कितना हो जाएगा, उसमें के क्रॉस के की टर्म आएगी, और के क्रॉस को मैंने बताया ही था 0 होता है सेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। सबका सही आया होगा। और एक चीज़ आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल और एंटी पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल हों या फिर एंटी पैरेलल हो, तो डेफिनेटली टॉर्क कितना आता है, 0। ये चीज़ आपको पता ही होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से अपने क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम क्रॉस बी करना पड़ेगा, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो बी तो हमें गिवन है और एम निकालना पड़ेगा, तो एम कैसे निकालेंगे, जो हमने लास्ट जो हमने प्रॉब्लम की थी उसके अंदर हमने एम निकाला ही था, ठीक है। तो जो भी एम निकाला था उसको बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा वहाँ से क्या आ जाएगा, टॉर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका, तो हमारा जो एम निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारा एम निकल के आएगा वो हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये डायरेक्शन था, ठीक है, तो हमारे जो एक्स एक्सिस है ये है और वाई एक्सिस ये है, तो इसके कंपोनेंट देखे थे हमने, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर हमारा कितना है, ए डायमेंशन का है, ठीक है, और ये एंगल थीटा 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस 30 और ये कितना हो जाएगा, ए साइन 30, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोलता हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा कितना आया, ए कोस 30 आई कैप, है ना। तो ए कोस 30 मतलब a/2 आई कैप प्लस ए साइन 30, ठीक है, ए कोस 30 √3/2, है ना। तो ये कितना आएगा, प्लस a/2 जे कैप, ठीक है। ये तो है फर्स्ट वेक्टर। सिमिलरली जो सेकंड वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, सेकंड वेक्टर हमारा कितना आएगा, b इंटू के कैप। तो यहाँ से फर्स्ट क्रॉस सेकंड निकालोगे, ठीक है,
तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड निकालोगे और उसको आई से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या आएगा, एम वेक्टर आएगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला ही है। जो भी रिजल्टेंट आए, ठीक है, उसको आप क्या करना, क्रॉस बी उसका दोबारा फिर से कर देना, और बी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बी की वैल्यू हमारी है बी इंटू जेड कैप। तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम भी है, आप इसको सोल्यूशन करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भी। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा तो आप देख भी सकते हो। जैसे इसके अंदर मान लो जो एम वेक्टर है हमारा, ठीक है, तो एम वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन के अंदर आया था, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर आया था एम वेक्टर, और बी क्या है हमारा ऊपर डायरेक्शन में है, तो एम क्रॉस बी लगाओगे, ठीक है, तो हमारा इन जनरल कुछ आर्बिट्री ई डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो अब जो भी रिजल्टेंट आए, मेरे को एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो मेरे को बताना कि एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप मेरे को बताना जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं, जो एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, आपको पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन देखना है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब आपको ये वाली डायरेक्शन इस तरह से देखना, आपको एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस ही है तो आपको पॉजिटिव इस तरह से बताना है कि कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं एंगल लिख देता हूँ 200 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री, ठीक है, 260 डिग्री और आपका 300 डिग्री। तो आपको चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि जो रिजल्टेंट है वो आपका एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एंगल मतलब ये वाला एंगल बनाना है, ठीक। तो आप देख भी सकते हो एम क्रॉस बी लगा के, तो डायरेक्शंस कुछ इस तरह से इस प्लेन के अंदर ही बनेगी, ठीक है। एम हमारा इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन के अंदर है, एम क्रॉस बी लगाओगे तो देख लेना कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। जस्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है इसके अंदर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है क्या। तो गैल्वेनोमीटर हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है, वो क्या करता है, मेज़र करंट या फिर वोल्टेज एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर को आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर किस तरह से वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह यूज़ होता है। तो जो ये करता है, इसका मेन काम है वो मेज़र करता है करंट और वोल्टेज एक्यूरेटली, है ना, एक्यूरेटली बिल्कुल बताता है हमें करंट और वोल्टेज। उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जो इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, जिस प्रिंसिपल को लेके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा कि अगर हमारा करंट कैरिंग कोयल, तो इसको हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। वही इसका प्रिंसिपल है कि यहाँ पे करंट कैरिंग कोयल को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहाँ टॉर्क लगेगा, ठीक है। बस अब क्या है, जहाँ पे जो कोयल है उसके अंदर जो करंट है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसी को हमें मेज़र करना है। तो जो करंट कैरिंग कोयल है और उसी करंट को हमें क्या करना है, मेज़र करना है। ये मेजरेबल क्वांटिटी है। अब होता क्या है, अगर मैं इसका अपर व्यू देखूँ और साइड व्यू देखूँ, तो ये हमारा एक साइड व्यू है, इसको मैं लिखता हूँ साइड व्यू, और ये है इसका अपर व्यू, ठीक है। तो अपर व्यू को हम स्टडी करेंगे, साइड व्यू तो शो करने के लिए किस तरह से होता है कि हमारा कुछ इस तरह से है कि नॉर्थ और साउथ पोल के हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से हमारे स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जो उनका जो कर्वेचर होता है, ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकली कुछ इस तरह से कर्वेचर होता है। अपर व्यू देखें तो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से कर्वेचर होता है, ठीक है। अब जो ऐसा कर्वेचर होगा तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हमारा कैसा निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना। अच्छा, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर जो भी एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा ही क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड उस कोयल के साथ में क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा क्या है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ़ायदा क्या है कि कोयल के साथ में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर मान लो ये कोयल है और इसके साथ कोई ना मैग्नेटिक फील्ड है, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर डायरेक्शन है, और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ पे जो ये कोयल है वो क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो कोयल मैं क्या करता हूँ, कोयल मैं कुछ इस तरह से शो करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर जो कोयल है कुछ इस तरह से है और काफ़ी सारे कोयल्स हैं, n नंबर ऑफ़ कोयल्स हैं, ठीक है। और इस कोयल से मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पास कर रहा हूँ आई, तो कोयल अपर व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस कोयल के साथ में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेट होगा, ये जो ड्रम है जिस पर कोयल है, अगर ये रोटेट करेगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, तो इसमें से करंट आई फ्लो आ रहा है और आई के साथ कोई भी सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट आई फ्लो कर रहा है तो उस करंट आई फ्लो होने के कारण क्या होगा, ये करंट कैरिंग कोयल की तरह बिहेव करेगा और करंट कोयल
तरह कोयल की तरह बिहेव करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और इस टॉर्क के कारण क्या होगा, ये कोयल क्या करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो करंट कैरिंग कोयल क्या होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करती है, टॉर्क। ठीक है, उस पर टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के कारण क्या होगा, इसके अंदर रोटेशन होगा। अब होता क्या है, ये ड्रम होता है, ये अपर की साइड देखो यहाँ पे कुछ इस थ्रेड के सहारे कुछ एक मटेरियल के साथ में वाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, जो पहले वाले जो पुराने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थे उसमें स्प्रिंग यूज होता था। ठीक है, आजकल क्या होता है, उसकी जगह स्प्रिंग की जगह कोई दूसरा मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड फाइबर बोल देते हैं, सस्पेंशन फाइबर बोल देते हैं, और फाइबर क्वार्ट्स, ठीक है, या फॉस्फोरस इन मटेरियल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फाइबर या स्प्रिंग है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करेगा, कोयल रोटेट करेगा तो उसमें भी रोटेशन होगा। अब होता क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, उस कोयल के साथ में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और 90 डिग्री कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है, और 90 डिग्री जब बनाएगी उस प्लेन के साथ में 90 डिग्री बनाएगी तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, और मैं बताया था कि अगर ये प्लेन है, प्लेन के साथ हमेशा ही जो फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, और इसके साथ में क्या बना रहा है, हमेशा ही 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाएगा तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो हमेशा ही क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा उसकी जो वैल्यू है एन, हमने बोला था IAB साइन थीटा, है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n भी लग जाएगा इसके साथ में, NIAB साइन थीटा, है ना। ये क्या है, इस कोयल का एरिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट I इसमें से फ्लो कर रहा है एक कोयल में से। ठीक है, तो हर में से I फ्लो कर रहा है, तो कुछ इस तरह से साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक जो मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो अगर उसके बीच में टॉर्क मैंने बताया था, अगर कोई कोयल है, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ में मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री बना रहा है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये कोयल है, ये कोयल का M है, कभी ना कभी 90 डिग्री बनाएगा ही, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो ये वाली कोयल है हमेशा ही क्या करेगी, इसके साथ हमेशा ही क्या करेगी, मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशंस हमें देगी, क्योंकि रेडियल हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन लगाएंगे। अब क्या होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा तो रोटेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग या सस्पेंडेड फाइबर क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेशन होगा उसके अंदर। तो जो ये क्या नाम है, मैक्सिमम टॉर्क लगा है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, इसके ऊपर भी टॉर्क लगाएगा। जो भी मटेरियल होगा तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, क्योंकि आप स्प्रिंग में देखा होगा, स्प्रिंग को आप रोटेट करोगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस होने की कोशिश करेगा ना, या फिर कोई ऐसे फाइबर को मटेरियल को रोटेट करोगे तो आपकी इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, तो उस पर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब एक करंट पास किया और ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया मतलब जो ये दोनों टॉर्क है एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो मतलब एक फिक्स पोजीशन। अगर मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन में थोड़ा सा रोटेट हो गया, यहीं पे रह गया वो, मतलब जो इसका टॉर्क है और इसका टॉर्क है दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, बैलेंस कर दिया, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है कि मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी उससे क्या एक फिक्स एंगल के बाद में वो वहीं पे क्या हुआ, स्टॉप हो गया। ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लो कि हमारा पहला जो वैल्यू इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर ये था और फाइनल कंडीशन के अंदर ये हो गया। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल इनिशियल के साथ में अगर ये मान लो θ1 बना रहा था, अब ये क्या बना रहा है, θ2 बना रहा है, तो ये θ2 अब ये फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये θ2 क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसकी, और θ1 क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा यही चीज़ है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर क्या होगा, दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो जो टॉर्क मैक्सिमम था वो बैलेंस करेगा टॉर्क रिस्टोरिंग के, किसके रिस्टोरिंग टॉर्क को, स्प्रिंग के या सस्पेंडेड फाइबर के। तो जो टॉर्क मैक्सिमम था कितना था, NIAB, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 है ना, तो NIAB, ये मैक्सिमम कितना होगा, NIAB, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला पूरा, और ये मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, NIAB, है ना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क को हम बोलेंगे C × अल्फ़ा। अब ये ध्यान रखो, अल्फ़ा और C क्या है, अल्फ़ा है कि जो इनिशियल एंगल है और फाइनल एंगल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। जो स्प्रिंग था, मान लो इनिशियल एंगल 0 है और फाइनल एंगल अल्फ़ा हो गया, तो उनका जो मान लो इनिशियल एंगल θ1 है और फाइनल एंगल θ2 है स्प्रिंग का। ठीक है, तो जो अल्फ़ा कितना होगा, θ1 - θ2, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हो, अल्फ़ा इनिशियल एंगल 0 था और फाइनल एंगल अल्फ़ा हो गया, है ना। तो अल्फ़ा क्या है, एंगल है जिस एंगल से वो क्या हुआ, स्प्रिंग या जो सस्पेंडेड फाइबर है रोटेट किया, चेंज इन एंगल आया उसकी। ठीक है, तो ये पे जो C है,
ठीक है। सी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या कभी इसको टोरिजनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों वर्ड याद रखना, टोरिजनल कांस्टेंट, ठीक है, या रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मत याद रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप इसको टोरिजनल कांस्टेंट की फॉर्म में याद रखो, ठीक है, टोरिजनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जो टोरिजनल कांस्टेंट है इनटू अल्फ़ा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सी बाई, ठीक है, एन आई ए, है ना, बी इंटू अल्फ़ा, सी बाई एन आई ए बी, ठीक है, सॉरी आई नहीं आएगा, एन ए बी इंटू अल्फ़ा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो टोरिजनल कांस्टेंट होगा वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स है हमारे, एरिया भी फिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, क्योंकि हमारे जो बार मैग्नेट है वो फिक्स है, जो हमारे जो मैग्नेट यूज़ किए वो फिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अल्फ़ा, है ना। इसका मतलब अगर हमारा अल्फ़ा बढ़ेगा, मतलब जो एंगल है ना, इनिशियल और फाइनल एंगल का बीच का डिफरेंस है स्प्रिंग या फाइबर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब जैसे जैसे हम करंट एक्सटर्नल सर्किट से बढ़ाएंगे तो वो एंगल क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ग्राफ बनाएंगे करंट और अल्फ़ा का, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो जो हमारा कांस्टेंट है सी एन ए बी, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं के, ठीक है। इसी कांस्टेंट के को बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये आप फॉर्मूला याद भी रख लो, अगर कंप्लीट फॉर्मूला याद रख लोगे तो आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकाल भी सकते हो। तो वो कितना आएगा, सी बाई एन ए बी, सी बाई एन ए बी, ठीक है। सी आपको पता होता है, एन भी पता होता है, ए भी पता हो रहा है, बी भी पता है, तो ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो मेन एम क्या था, हमारा एम था करंट मेज़र करना, और वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हमें कांस्टेंट पता है, और अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा मैं बताता हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फ़ा पता लगे तो हम करंट बता सकते हैं, तो वही हमें निकालना है करंट। अच्छा, अल्फ़ा निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है वहाँ पे एक मिरर लगा होता है, जो छोटा सा मिरर लगा होता है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होती है, एक जो लाइट होती है वो इस मिरर पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर ये θ1 एंगल जो मैंने इनिशियल एंगल बोला था, यहाँ पे θ1 एंगल पे हमें कुछ यहाँ पे डॉट दिखा, एक पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, तो इस स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट P1 दिखा। अब जैसे ये रोटेट किया θ1 से θ2, रोटेट करने पे जो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, तो ये डेफिनेटली रोटेट करेगा, तो इनिशियल जो लाइन थी वो तो सेम ही थी, इनिशियल जो हमारा जहाँ से लाइट मैंने फॉल की, रोटेट करेगा तो फाइनल पॉइंट भी रोटेट करेगा। तो ये θ1, अगर θ1 से θ2 रोटेट किया तो ये एंगल भी θ1 से θ2 रोटेट कर जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये अल्फ़ा से रोटेट करेगा तो ये पॉइंट भी क्या होगा, अल्फ़ा एंगल से रोटेट करेगा। इसका मतलब जो मिरर है, अगर मिरर हमारा θ1 से θ2 गया तो ये पॉइंट भी θ1 से θ2, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अल्फ़ा, मतलब ये इनिशियल पॉइंट स्क्रीन पे और फाइनल पॉइंट स्क्रीन के, इन दोनों के बीच, अगर ये स्क्रीन है स्क्रीन पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो वो अल्फ़ा हम वहाँ से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अगर हम करंट बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो ये अल्फ़ा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तो अल्फ़ा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमारा यही है कि जैसे जैसे सर्किट से हम करंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो अल्फ़ा बढ़ेगा घटेगा, और वो अल्फ़ा ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और हमें कांस्टेंट पता ही है, तो कांस्टेंट इंटू मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट टू अल्फ़ा कर देंगे तो हमारा वहाँ से करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करंट है उसको फिर से डोनेट लिख देता हूँ मैं, C/NAB इंटू अल्फ़ा, यस, इसको बोल देते हैं के अल्फ़ा, के को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा, एक क्वांटिटी और डिफाइन कर सकते हैं हम, I/अल्फ़ा। तो I/अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ठीक है, या बोल देते हैं अल्फ़ा अपॉन आई, सॉरी अल्फ़ा अपॉन आई। तो अल्फ़ा अपॉन आई क्या हो जाएगा यहाँ से, NAB/C, या इसको लिख सकते हैं 1/K, है ना। तो अल्फ़ा अपॉन आई को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है, पूछ लेता है करंट सेंसिटिविटी, या करंट सेंसिटिविटी गिवन होती है हमें, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी जिसको हम SI से डिनोट करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी हमारी कितनी होगी, अल्फ़ा अपॉन आई, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट करंट पे हमारा कितना अल्फ़ा रोटेट किया, है ना। तो ये मतलब रोटेशन पर यूनिट करंट, है ना। तो एक पर्टिकुलर रोटेशन ऑफ फाइबर या फिर स्प्रिंग, ठीक है, पर यूनिट करंट, उसी को बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो एक यूनिट करंट पे कितना अल्फ़ा चेंज हुआ, तो वो कितना आएगा, NAB/C, जस्ट इसका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का इन्वर्स 1/K,
ठीक है। अच्छा ये आ गया, तो ये होगा करंट सेंसिटिविटी, पहली टर्म डिफाइन होगी। सेकंड टर्म में डिफाइन करते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर। तो वो क्या होती है, जिसको हम एस वी से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, अल्फ़ा अपॉन जो करंट था, करंट की जगह वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी है, तो अल्फ़ा अपॉन वी। तो अल्फ़ा अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं, वी को क्या लिखते हैं, आई आर। तो अल्फ़ा अपॉन आई तो हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन आई तो होता है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को आप आर से डिवाइड कर दोगे तो वही आ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, ठीक है। तो इसको और भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी को 1/k लिख सकते हो, तो 1/kr भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो टर्म्स हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, और ये I इज इक्वल टू के अल्फ़ा, ठीक है। ये रिलेशंस आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ठीक है। और अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट देख लिया था, करंट बढ़ेगा तो अल्फ़ा कैसे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस जो मटेरियल होता है, मटेरियल पे एक मिरर लगा होता है, इनिशियल लाइट, ठीक है, फाइनल जहाँ इमेज पे टकराती है, तो ये अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा, θ1 से θ2 जाएगा, तो डेफिनेटली इमेज पे जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और उनके बीच के कितना होगा, वैल्यू अल्फ़ा, ठीक है। तो वहाँ से अपने को अल्फ़ा क्या है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है हमारी, तो वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। अब ये हेडिंग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और फिर कॉरस्पॉन्डिंग रिवॉल्विंग कोयल, डिस्क, होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। अगर वो रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से करंट कैरिंग कोयल है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कोयल का मतलब क्या हुआ, चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उस करंट के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह से अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज ही है, अगर वो रिवॉल्व करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। तो डेफिनेटली अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, हमारा इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ में, ठीक है। अच्छा, तो इस सर्कल की रेडियस मान लो r है, ठीक है। तो ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है रेडियस पे, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v/r, है ना। तो v को बोल सकते हैं ओमेगा इंटू r, ठीक है। अब देखो, तो जो हम डिफ़ाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या डिफ़ाइन करते हैं हम, करंट इनटू एरिया वेक्टर। अच्छा, हम मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि हम डायरेक्शंस तो बता ही सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, जस्ट उल्टी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट इसके ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो अब हम क्या है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बस, हाँ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या, करंट निकालना पड़ेगा इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया कितना है इसका, सर रिवोल्यूशन का, πr²। करंट कितना है, तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कैपिटल टी, है ना। तो कितना चार्ज है, इस पर चार्ज ई है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड टी। तो ई टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2π/ω, है ना। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v/r, ठीक है। तो चाहे ओमेगा की फॉर्म में लिख दो, चाहे v और r की फॉर्म में लिख दो, तो v/r लिखेंगे तो v/r ऐसे आ जाएगा। और टाइम पीरियड को दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वैसे भी देख लो चाहे। तो ये कितना आ जाएगा, EV/2πr। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, I/A करोगे तो कितना आएगा, I कितना है, EV/2πr इंटू πr²। तो एक आर से एक कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा EVR डिवाइडेड बाय में 2। तो ये आएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओमेगा की फॉर्म में क्या आएगा, v/r को ओमेगा लिख सकते हैं, तो r मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा E⍵, ठीक है, r², ठीक है, बाई 2। तो इसको ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, वो कुछ इस तरह से आया। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता, है ना, इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव चार्ज ई के डायरेक्शन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, सोच सकते हैं ऐसा। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो हमें कुछ चार्ज क्यू चार्ज ऐसे दे रखा हो, तो ई को क्यू से रिप्लेस कर दो। तो अगर हमारा चार्ज ई की जगह क्यू हो, तो फिर क्या करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, Q⍵r²/2, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज अगर मूव कर रहा है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर कोई मास m का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा मास m का कोई
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आएगी वही, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी वैसे ही राइट हैंड रूल से निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा एल इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब हमारा एम वेक्टर और एल वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर आएंगे अगर हमारा चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जस्ट इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है, ये तो मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मास एम का, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे मूव कर रहा है मास एम का, है ना। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एल आएगा, मतलब जस्ट इसके अपोजिट आएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए वो सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आएगा एक लाइन के अंदर ही। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का केस सेम ही बनेगा। किस तरह से देखते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और एल का रेशियो देखें, क्योंकि यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कितना होता है, मास वी और आर का, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस हमें से क्या है 90 डिग्री के ऊपर है ना, ये रेडियस वेक्टर और ये वेलोसिटी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो एम वी क्रॉस आर होता है, तो वी आर साइन थीटा साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो एम वी आर ही बनेगा ना। तो एम वी आर से क्या करेंगे, अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आया ये हमारा, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा एम अपॉन एल का रेशियो देखो क्या आएगा, तो ये कितना है क्यू, ठीक है, इसको क्यू वी आर की फॉर्म में देख लो, ठीक है, क्यू वी आर डिवाइड बाई 2 और इसको एम वी आर, तो वी आर से वी आर कैंसिल, तो कितना आएगा क्यू बाई 2m। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज की फॉर्म में देखो तो ई बाई 2m आएगा ना, ई बाई 2m बोल दो या क्यू बाई 2m बोल दो, बात एक ही है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है क्यू बाई 2m, मतलब वो चार्ज और मास उन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जो ये वाला फॉर्मूला है आप इसको याद रखना, इसको हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज अगर हमारा रोटेट कर रहा है रेडियस पे, ठीक है, तो उसका जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, अगर उसको अगर और जो भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम के साथ डिवाइड करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो चार्ज और मास का रेशियो आएगा इंटू 1/2, ठीक है। तो चार्ज अपॉन 2m आएगा हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी डायरेक्शंस देखो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एम और एल सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एम वेक्टर और एल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये जो रेशियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी एम का जो फॉर्मूला है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको ओमेगा की टर्म में ना वेलोसिटी की टर्म में देखो तो क्यू वी आर बाई 2, एक ही बात है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब अच्छा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम कॉइल, डिस्क, होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, अगर इनके क्वेश्चन बनते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर हमें क्या गिवन होगा, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेशन के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, हमें किसी चार्ज, क्योंकि डिस्क कॉइल होगा या डिस्क होगा, उसका कंप्लीट चार्ज दे रखा होगा। मान लो इसका चार्ज क्यू है, मतलब ये जिस मटेरियल से बना है उस टोटल मटेरियल का चार्ज क्यू है, ठीक है। कॉइल है, डिस्क है, होलोस्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्यू है सबका, और इनका रेडियस हमें गिवन है। मान लो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, ठीक है। और ओमेगा से उसको रोटेट किया। अच्छा, ओमेगा से चार्ज रोटेट करेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी है, ठीक है, यहाँ पे कॉइल की फॉर्म में है, डिस्क की फॉर्म में है, हमेशा जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो तो अपर डायरेक्शन में ही आएगी, सोच के देख भी सकते हो, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी सब केसेस में ऊपर डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो एक एक करके सबका रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हमें इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम आराम से रिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो एंगुलर जो हमने m/l बोला है, ठीक है, वैसे तो हम इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, सबके अंदर अलग अलग इस प्रोसेस से निकालें, करंट निकालें, ठीक है, क्योंकि चार्ज वो मूव कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो करंट आएगा, तो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेंथी पड़ेगा। हम ये वाले फॉर्मूले से इनके डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें, क्योंकि एल को हम क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा लिख सकते हैं, और आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है चारों केसेस में तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसका मास एम दे रखा है सबका, तो इनका मोमेंट इनर्शिया निकालो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, कॉइल का एम आर स्क्वायर पता है हमें, डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। होलोस्फीयर का कितना होता है, होलोस्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और इसका कितना होता है, इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गए। अब देखो
एम बाई एल को क्या लिख सकते हो, एम बाई आई ओमेगा, क्योंकि एल को आई ओमेगा लिख सकते हैं। अच्छा, और वो हमेशा क्या होगा, चार्ज अपॉन 2m के इक्वल होगा। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं हम कोयल का, ठीक है। तो कोयल के केस में क्या होगा, एम बाई आई ओमेगा, एम अपॉन आई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई 2m, है ना। तो m से m कैंसिल, है ना। अच्छा, ये स्मॉल m होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मास है ये स्मॉल m, कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल m मास है और ये कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो कैपिटल M कितना आएगा यहाँ से, आर स्क्वेयर ओमेगा ऊपर चला जाएगा, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 2, देखो सेम ही आ रहा है, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 2, मतलब चार्ज को रोटेट करा दो या कोयल को रोटेट करा दो ओमेगा से, सेम आएगा। तो कोयल का आप इससे भी देख सकते हो डायरेक्ट, बाकियों का अलग आएगा। देखो डिस्क की बात करें तो डिस्क में क्या होगा, एम अपॉन आई ओमेगा, आई कितना होगा डिस्क का, एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, चार्ज अपॉन 2m से करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 4, ठीक है। सिमिलरली ये किसका था, ये था डिस्क का, देखो होलोस्फीयर, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर। तो होलोस्फीयर में कितनी वैल्यू होती है, 2/3 एम आर स्क्वेयर, है ना। तो 2/3 लगाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर 2/3 यूज़ करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा देख लो, m अपॉन 2/3 एम आर स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा m की वैल्यू वो कितनी आएगी, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू 2/5 लगाएंगे, 2/5 लगाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 5, ठीक है। तो कितना आया, क्यू आर ओमेगा, ऊपर वाला टर्म सेम है, क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा सब में सेम आ रहा है, नीचे चेंज है बस 2 4 3 5, ठीक है। तो हमें याद भी कर सकते हो, बाकी अगर आई की वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। तो कितना आएगा, बाई 2 बाई 4 बाई 3 बाई 5। तो सबसे ज़्यादा किसका है, जिसके डिनोमिनेटर में सबसे कम है, सबसे कम किसका है, इसका, मतलब कोयल का सबसे ज़्यादा। तो कई बार ऑर्डर पूछ लेता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कोयल का, ठीक है। कोयल से कम किसका होगा, 3 वाला ये किसका, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का उससे कम है, उससे कम किसका है, डिस्क का, और सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। एक पैटर्न बन गया इसका, ठीक है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। अगर बाकी अगर आपको आई की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये क्यू आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, कंपैरिजन वाले भी बन जाते हैं, ठीक है। कई बार आपको इन जनरल कोई भी शेप दे रखी होगी तो आई आपको निकालना आता है तो आप आराम से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। वरना अगर अलग मेथड आप यूज़ करो, ये वाला मेथड, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इनको। जैसे अगर आप कोयल का निकाल सकते हो और ईजिली, लेकिन अब कोयल से डिस्क निकालोगे तो आपको फिर कोयल एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो कोयल एलिमेंट का आपको इंटीग्रेशन करके आपको एम निकालना पड़ेगा, तो वो लेंदी मेथड हो जाएगा। इसलिए अब जायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला जो फॉर्मूला है उससे आप काफ़ी इजीली कर सकते हो ये चीज़ें। तो हमारे जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स थे, टॉपिक्स थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए मैग्नेटोस्टैटिक्स के। तो अब हम 1-2 प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मिस कर दिया था, ठीक है। और फर्स्ट 1-2 प्रॉब्लम्स हमने फर्स्ट लेक्चर की भी देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कि जैसे कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो मैंने फोर्सेस इसके ऊपर बताई थी कि आपको याद भी होगा, फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रही होगी, ठीक है, इस तरह से आपको याद हो, मैंने डायग्राम बताया था, लेकिन मैंने नेट फोर्स कैलकुलेट नहीं करवाई थी आपको, है ना। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करवानी है इस करंट कैरिंग जो वायर है, इसका लेंथ एल गिवन है, अगर हमें ये डिस्टेंस से दूर है इस करंट I1 अगर इस इन्फिनिट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, जैसे अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखें आप, इसके अंदर कुछ इस तरह से आएगी, है ना। तो इनसाइड द पेज आएगी कुछ इस तरह से, तो ये बी है। अब देखोगे कि इस वायर के लिए जो बी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बी होगी ज़्यादा होगी, यहाँ पे बी कम होगी, मतलब B1 होगी वो B2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो B1 B2 से ज़्यादा होगी, तो V क्रॉस B लगाओगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो मतलब जो इस पर F1 लग रहा होगा वो F2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है, तो नेट इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो मैंने नहीं बताया था, कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, एक काम करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx, ठीक है, और उस एलिमेंट की डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे x इस वायर से,
ठीक है। अगर ये वायर ऐसे है तो बीच में कोई एक एलिमेंट लिया, उससे यहाँ से डी एक्स एलिमेंट डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं शो कर देता हूँ, जैसे एक वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस ली मैंने, एक्स डिस्टेंस ले ली, और यहाँ पे डी एक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी, जिसको मैं बी एक्स बोल देता हूँ, कितना आएगा, म्यू नोट, किसके कारण, इस वायर के कारण आ रहा है, आई वन अपॉन टू पाई, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर बी एक्स, इतना आएगा। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज ऐसे जा रही है, और लेंथ जो करंट एलिमेंट है उसके इस साइड है डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में, तो वो 90 डिग्री बना रहा है इनसाइड द पेज, ऐसे 90 डिग्री फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड में, तो फोर्स लग रहा है यहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा फोर्स का, बी, ठीक है, एल क्रॉस वी, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, आई एल क्रॉस बी, है ना। तो एल क्या है, ये डायरेक्शन, ठीक है। एल क्रॉस बी देखेंगे तो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, 90 डिग्री बना रहा है तो कितना लगेगा, आई एल बी साइन 90 मतलब 1, तो कितना आई एल बी, है ना। तो फोर्स, और स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स डी एफ मान लेते हैं, तो डी एफ कितना लग रहा है हमारा, ठीक है, आई, ठीक है। और डी एल की, और एल की वैल्यू क्या है, डी एल हो जाएगी अब, है ना। अगर स्मॉल डी एफ लेंगे तो यहाँ कितना होगा, डी एल होगा, ये इसको हमने डी एक्स बोला है, ठीक है। तो आई इंटू डी एक्स इंटू बी, यही लगेगा। और करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, आई टू फ्लो कर रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट से करंट तो फ्लो सेम ही करेगा, आई टू फ्लो कर रहा है। तो आई टू इंटू डी एक्स इंटू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई एक्स, यहाँ पे डी एफ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहाँ से करना है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि डी एक्स है, इंटीग्रेट कहाँ से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ की एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, और यहाँ कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल, है ना। तो इंटीग्रेट कहाँ से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैल्यू कितनी है, ए, और ये कितनी है, ए प्लस एल। तो इंटीग्रेशन करना है एक्स की वैल्यू ए से एक्स की वैल्यू ए प्लस एल तक, तो ये कितना आएगा, आई टू आई वन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को तो बाहर ले लो, ये कितना आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट करना है ए से लेके ए प्लस एल तक, तो कितना आ जाएगा, एल एन एक्स, है ना। और ये कितना है, आई वन आई टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई में 2 पाई, एल एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए आएगा, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये ऐसा आएगा ना, एल एन ए माइनस एल एन बी, तो कैसे लगा देंगे, मतलब एल एन कैपिटल ए, एल एन माइनस एल एन कैपिटल बी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एल एन ए बाई बी होती है, तो वही यूज़ किया है, एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाई ए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाई में ए। कुछ इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आया, कुछ हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स आया, म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो निकल गया हमारा, जिसको हमने एफ़ बोला है, ठीक है, एफ़ नेट। अच्छा, अगर यहाँ पे ए और एल दे रखा है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, हमें ये ए दे देता है और ये बी दे देता है, तो भी निकाल सकते हैं, तब ए से बी इंटीग्रेट कर दें, तब और ईजी हो जाएगा, यहाँ बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम में हमें जैसे अगर ये करंट आई वन दे रखा है और ये जो एलिमेंट है हमें कुछ इस तरह से दे दिया, मान लो आई टू इसमें से ऐसा फ्लो कर रहा है, तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, ठीक है। या तो इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, इस वायर में और इस वायर के अंदर ब्रेक कर देंगे, और दोनों को अलग अलग सोल्व करके नेट फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड वही एलिमेंट ले लेंगे, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को, अगर मैं डी एक्स एलिमेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो अगर ये मेरा एलिमेंट डी एक्स एलिमेंट है और ये वाली डिस्टेंस को मान लेता हूँ वेरिएबल एक्स, अब देखोगे कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर चेंज कितना होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन करना है इस डायरेक्शन के अंदर, अगर मेरा ये पॉइंट कितना है, एक्स है, ठीक है, और जो अगर हम देखेंगे कि ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमें अगर थीटा दे रखा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि इस एलिमेंट के अलोंग कितना चेंज होगा, ठीक है। तो फिर इस एलिमेंट के अलोंग अगर हमें चेंज निकालना पड़ेगा तो हमें कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको डी एक्स नहीं ले सकते, ठीक है, तो हमें डी एक्स कोस थीटा करके लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है। तो
उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे इजी क्या रहेगा, इससे इजी आप क्या करो, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो इस वायर को। कैसे? अब इस तरह से और इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। कैसे कि अगर एंगल थीटा है तो ये करंट हो जाएगा I2 cos थीटा और ये हो जाएगा I2 sin थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के वायर पैरेलल हैं तो इन पे फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, और ये वायर और ये वायर पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, और ये फोर्स ऐसे है और ऐसे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो वो निकाल सकते हो। इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, फिर रिजल्टेंट निकाल लो, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें जैसे ये करंट दे रखा आई, और इसमें क्या करेगा, एक विड्थ दी होगी हमें, कुछ इस तरह से एलिमेंट दिया होगा, क्योंकि ये इन्फानाइट वायर है और ये इन्फानाइट नहीं है, इसकी हमें कुछ लेंथ दे रखी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। उसकी मान लो लेंथ a है और विड्थ w है, ठीक है। और इसमें से टोटल में से, इस एलिमेंट में से कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। टोटल में से करंट I फ्लो कर रहा है और हमें अब उन दोनों का फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम भी है, आप इसको सोल्व करना कैसे निकालोगे। तो मैं हिंट दे देता हूँ, आप इसमें से एक स्ट्रिप ले लोगे, एक छोटी सी एलिमेंट स्ट्रिप ले लोगे, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट स्ट्रिप ले लोगे तो आप फोर्स पता है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा। अगर मैं एलिमेंट स्ट्रिप का जो विड्थ है उसको dx ले लेता हूँ, ठीक है। तो dx एलिमेंट की विड्थ के ऊपर करंट कितना होगा, पहले तो देखो आई नहीं होगा, क्योंकि अब टोटल पे आई है ना, टोटल पे आई है, तो जो हमारा नेट करंट था वो कितनी विड्थ के ऊपर है, w विड्थ पे है। तो टोटल करंट पर यूनिट टोटल विड्थ, ये तो हमारा हो गया करंट पर यूनिट विड्थ, है ना, इनटू हम इस dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस जो एलिमेंट है इससे करंट फ्लो। तो ये हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ इस एलिमेंट से, जो इसको मैं I डैश बोल देता हूँ, मतलब इस एलिमेंट से I डैश फ्लो कर रहा है, तो I डैश निकालने का फॉर्मूला तो ये रहा, टोटल करंट अपॉन टोटल विड्थ इनटू स्मॉल एलिमेंट dx का विड्थ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया इस एलिमेंट से, तो ये एलिमेंट की जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप ले लो x, क्योंकि ये dx है तो इसको x ले लो। अच्छा, अब x को वेरी कराना है आपको कहाँ से कहाँ तक, अगर ये आपको मान लो a डिस्टेंस दे रखी है a से लेके a प्लस w, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी a प्लस w, तो मतलब आपको x को इंटीग्रेट कराना है कहाँ से, a से लेके a प्लस w तक। कैसे कराओगे, अब क्योंकि इन दोनों का फोर्सेस निकालना है तो आप पैरेलल वाला कंसेप्ट लगा लो। पैरेलल वायर वाला तो कंसेप्ट पता है ना आपको, फॉर्मूला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी x, ठीक है, तो लेंथ है तो l मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये एक इस स्ट्रिप के लिए ओनली, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपका df कितना आ जाएगा, ठीक है। ये तो फोर्स आएगा ओनली इस स्ट्रिप के लिए। अब आपको फिर हर स्ट्रिप के लिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो वो चीज़, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इंटीग्रेट करके आप नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, कि करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और साइड ए की बंदे रखी है। जैसे स्क्वायर कन्फिग्रेशन, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल या कोई भी कन्फिग्रेशन है जिसकी एन साइड है, जैसे मानो एन साइड है, एन साइडेड, ठीक है, तो एन साइडेड पॉलीगोनल। तो अगर हमारे पास n साइड का पॉलीगॉन है, जैसे इसके अंदर n की वैल्यू 4 है, इसके अंदर n की वैल्यू 3 है, इसके अंदर n की वैल्यू 5 है, और सबकी साइड सेम है a, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब। तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके अंदर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इनके अंदर क्वेश्चन में अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है ना, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है, जैसे अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगॉन है, कैसा दिखने में कुछ इस तरह से, ठीक है, डॉट 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 कुछ इस तरह से n साइड है, ठीक है। तो n साइड है, साइड a है, और सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे एक कॉर्नर की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, ठीक है। तो r क्या है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, और साइड कितनी है a, ठीक है। तो हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ से सेंटर के ऊपर, तो जो भी करंट की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन से तो क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। जो करंट की डायरेक्शन उसे तो डायरेक्शन निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी एट सेंटर क्या आएगा, वो आएगा, फॉर्मूला है वो याद रखना, μ0, ठीक है, I अपॉन 2 पाई, और I क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इनटू n अपॉन पाई, ठीक है, और 2r लिख दो यहाँ पे, ठीक है, μ0 I अपॉन 2r, r क्या है यहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस है, n पाई 10 पाई बाई n। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है इसका रीजन भी बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, μ0 I अपॉन 2r n पाई 10 पाई बाई n, ठीक है। तो याद रखने के लिए बताता हूँ मैं, जो भी एक सर्कुलर फॉर्म है, अगर सर्कुलर हमारे पास कोई कंडक्टर है,
ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सेंटर पे हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। तो ये क्या है, पी एट सर्कल, सर्कल इंटू 10 पाई बाई एन डिवाइडेड बाई में पाई बाई एन। इस फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हो इसको, इस टोटल फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेंटर का हो गया, सर्कल का हो गया सेंटर पे, 10 पाई बाई एन और डिवाइडेड बाई पाई बाई एन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर पॉलीगोनल शेप के लिए वैलिड है, सेंटर के लिए भी वैलिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर के लिए एन की साइड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब चेक करो, अगर ये सेंटर के लिए देखना है हमें, सर्कल के लिए देखना है, तो सर्कल के लिए क्या होगा, सर्कल के ये वाला फॉर्मूला यूज, एक ही बात है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो जिस इसमें लगाएंगे क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, कितना आएगा 10 पाई बाई एन और ये पाई बाई एन, है ना, एन बाई पाई को पाई बाई एन लिख दिया डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सर्कल में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगानी है यहाँ पे n इज इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमें फॉर्मूला पता है लिमिट का, लिमिट 10 y बाई वाई कितना होता है, 1 होता है। अगर हमारा y टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो लिमिट के अंदर ये फॉर्मूला होता है 10 y बाई वाई को y टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते तो 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो बचेगा कितना b, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो ये सेंटर के लिए, सर्कल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, फॉर्मूला कर रहा है। इसलिए मैंने बोला याद करने के लिए इस पॉइंट को आप बी सर्कल बोल दो, 10 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये फॉर्मूला आप लर्न करने के लिए ईजी होगा। तो आप हर पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे कि चेक करने के लिए आप जैसे इसके ऊपर चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, देखो कि पहले मैं इस जनरल जो फॉर्मूला था उससे निकालता हूँ, वो लेंदी पड़ेगा, उससे निकालता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके निकालता हूँ। तो देखना कितना इजी कर देगा ये फॉर्मूला हमारे लिए। जैसे अगर इसके लिए निकालें तो इस साइड के लिए क्या आएगा, इस साइड पे राइट हैंड रूल लगाओ, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या आएगी, इनसाइड द पेज। सिमिलरली इसके लिए भी इनसाइड द पेज, इसके लिए भी इनसाइड द पेज और इसके लिए भी इनसाइड द पेज। सिंस सिमिट्री है तो एक के लिए निकाल लो, फिर 4 टाइम्स कर दो तो चारों के लिए आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड द पेज ही है। तो एक के लिए मान लो B1 है, ठीक है, साइड A है, तो क्या होगा, जब एक करंट कैरिंग एलिमेंट जिसकी ये लेंथ है और इस पॉइंट P पे अगर d डिस्टेंस के ऊपर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक स्ट्रेट वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अगर डिस्टेंस d है, साइन θ1 प्लस साइन θ2 डिवाइडेड बाई में 2, ये होता है ना फॉर्मूला। तो B1 कितना आ जाएगा हमारा एक वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू ये होगी, d की वैल्यू है ना, इस पॉइंट पे निकालना है इस वायर से। तो ये टोटल a है, तो ये कितनी है a/2, तो d की वैल्यू होगी a/2, साइन 45 प्लस साइन 45 डिवाइडेड बाई में 2, ये आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45 से भी 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 बचेगा 1/√2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन √2 a पाई। अब ये है B1 की वैल्यू, तो अब क्या है 4 टाइम्स करना है क्योंकि चारों से ऐड हो रहा है, तो 4 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, ये फॉर्मूला आएगा आपका। ठीक है, √2 × 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, ये आएगा इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आपको मतलब कितना मेहनत करना पड़ा, एक के लिए निकालो फिर 4 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये करना पड़ा। तो आपको n साइड गिवन है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर इस ये वाला फॉर्मूला के अंदर आप n = 4 पुट कर दो, ये वाला डायरेक्ट। तो अगर 4 पुट कर रहे हो तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, r क्या होगी, अब r होगी, मैंने बताया था यहाँ से लेके इसके कॉर्नर पे डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी r, ये क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये a है तो √2a, तो ये वाली कितनी होगी √2a का हाफ, तो r की वैल्यू कितनी है √2a/2, है ना, √2a के हाफ कर दी, इंटू n/पाई, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/5 और 10 π/4, 10 π/4 1 होता है, तो ये 1 कर दो, जो रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से सेम वही निकल गया 2√2 पाई a म्यू नॉट आई। तो देखो एक स्टेप के अंदर ही आपका फॉर्मूले से डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इतना मशक्क़त करने से बढ़िया है, फॉर्मूला याद कर लो, आप सेंटर पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे इसके लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉर्नर से ये वाली डिस्टेंस है कितना होता है a/√3 होती है सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, अब इससे सेंटर पे निकालो। ठीक है, फॉर्मूले से फिर आप क्या करो, पर्टिकुलर हर लेंथ को लेके निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली निकालनी पड़ेगी, ये वाली निकालनी पड़ेगी, है ना, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो दोनों से ट्राई करके देखो, सोल्यूशन सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला इजी है काफ़ी लिए, और ये फॉर्मूला सर्कल के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है जब n इन्फिनिटी है, मतलब n1 से लेके n इन्फिनिटी तक सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। क्लोज लूप के लिए इन 1 के लिए तो नहीं करेगा, n3 से लेके, है ना, 3 4 5 6 कोई भी शेप हो उसके लिए हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो
आप होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसके लिए और पेंटागन दोनों के लिए आप चेक करना, ठीक है, n=5 और n=3 पे नॉर्मल मेथड से और इस मेथड से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स थे वो देख लिए थे, और हमारे पिछले लेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देख लिए थे, ठीक है, जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये। तो मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से हटकर, जब मैग्नेटोस्टैटिक में हम करंट को स्टेडी करंट लेते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस को रेस्ट पे लेते हैं, तो हमें रेस्ट की बात आई थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, यहाँ मूव करवाएंगे हम, ठीक है, किसको मूव करवाएंगे, चार्जेस को मूव करवाएंगे, ठीक है, स्टेडली मूव नहीं करवाएंगे। अब क्या करेंगे, उसमें वेरिएशन करवाएंगे, यहाँ पे फ्लक्स की बात आएगी, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स की बात आएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफ़ी सारे फिनोमेना है जो जिसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होंगे।